हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डी के सक्सेस पॉइंट पर। तो कक्षा 9 की विज्ञान का जो तीसरा पार्ट है, थर्ड चैप्टर है, वो है परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। पूरे प्लेलिस्ट का जो भी 9th में आपके 15 चैप्टर हैं, एक चैप्टर एक वीडियो में वहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो टोटल आपको वहाँ पर 15 वीडियो मिल जाएंगे। तो 15 वीडियो आप देखकर अपने 9th की विज्ञान का पूरा सिलेबस कर सकते हैं। अच्छे से वहाँ पर समझाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। और अच्छे से अगर आप वो 15 वीडियो देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको वहाँ पर कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो न्यूमेरिकल रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो नोटिफिकेशन है आपको वीडियो की वो मिलती रहे। इस वीडियो में हम पार्ट 3 अर्थात चैप्टर 3 आपका यहाँ पर विज्ञान का कक्षा 9 का जो परमाणु एवं अणु हैं पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा और आपको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देख लेते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है परमाणु एवं अणु। तो यहाँ पर देखेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि ये सूक्ष्म कण परमाणु है। ठीक है, जो सूक्ष्म छोटे से छोटा कण रहता है उसे परमाणु कहते हैं, जिनके संयोग व प्रतिस्थापन से नए पदार्थ बनते हैं। कई परमाणु मिलके, कई परमाणु मिलके वहाँ पर एक जो है नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। अब यहाँ पर बात है कि रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। तो वो हम देखेंगे कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। ठीक है, कुछ नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करते हुए जो केमिस्ट्री में हैं, जो रसायन में हैं, जो क्रियाएं होती हैं, तो इन नियमों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसे हम लिखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आपको याद करना है, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, कैसे भी, तो आपको एक अच्छे नोट्स की आवश्यकता रहेगी। तो आप नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ पर लिखा है रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आत्मा एल लेवसिए, तो ये वैज्ञानिक का नाम है, आत्मा एल लेवसिए ने दर्शाया कि जब 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक बंद नली में लेकर गर्म किया जाता है तो 92.6 ग्राम मरकरी तथा 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मर्क्यूरी को 100 ग्राम मर्क्यूरी को हम किसी बंद नली में गर्म करते हैं तो उनमें से हमें 92.6 मरकरी मिलती है। बाकी सब कितना है, 7.4 यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दर्शाया कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड 100 ग्राम जैसे लिया आपने। ठीक है, तो इसे जब गर्म किया तो क्या निकला, इसमें मरकरी कितना निकला, 92.6 ग्राम निकला, और ऑक्सीजन कितना निकला, 7.4 ग्राम निकला। और इन्हें 92.6 प्लस 7.4 को जब जोड़ेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम निकला, लेकिन इनमें दो चीज़ें निकली, एक मरकरी निकला 92.6 ग्राम और ऑक्सीजन निकला 7.4 ग्राम। तो बताया गया कि यहाँ उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के समान है। अब यहाँ पर अभिकारक
कौन है? तो अभिकारक यहाँ पर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। और उत्पाद कौन है? उत्पाद वो होता है जो बनाया जाता है, जैसे कि मरकरी और ऑक्सीजन, ये उत्पाद हैं, ये उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जोड़ेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ये बराबर आ जाएंगे 92.6, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए 92.6 प्लस 7.4 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 ग्राम। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड कितना था? 100 ग्राम। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ उत्पादों का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है वजन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है द्रव्यमान का जो प्रतीक रहता है वो क्या रहता है, जो जिससे तौलते हैं तो वो किलोग्राम रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पर अभिकारक के द्रव्यमान के समान होता है। अब यहाँ पर देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, अर्थात जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ पर स्टार बना लीजिएगा। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। अविभाज्य क्या है? जिसका विभाजन ना हो सके, जिसमें से कुछ अलग ना किया जा सके, उसे अविभाज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है अपराजित, जिसे पराजित ना किया जा सके, उसी तरीके से होता है अविभाज्य, ठीक है। तो अविभाज्य क्या है? जिसमें से विभाजन न किया जा सके, ठीक है, कण है, जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक अभिग्रहित या प्रस्तावित करती है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। किसी भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन के दौरान इनका ना तो सृजन किया जा सकता है, अर्थात ना ही इन्हें बनाया जा सकता है। सृजन का मतलब क्या है? बनाना, या जो है वो उत्पन्न करना, तो वो ना ही यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और ना ही विनाश अर्थात नष्ट किए जा सकते हैं, विनाश किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक परिवर्तनों अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान केवल अभिकारी परमाणुओं का उत्पादन, परमाणुओं में रूपांतरण होता रहता है, ठीक है, बाकी इनमें कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को जो हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चूंकि उपर्युक्त जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर लिखा गया है, उपर्युक्त का मतलब है जो यहाँ लिखा गया है ऊपर, उपर्युक्त रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु उपस्थित हैं, अतः द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या। स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक अन्य अभिग्रहीन के अनुसार एक तत्व के परमाणु आकार द्रव्यमान निश्चित होता है। अब यौगिक CO2 में कार्बन C तथा ऑक्सीजन O तथा विद्यमान होते हैं, ठीक है, विद्यमान होते हैं। कार्बन तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा ऑक्सीजन तत्व के परमाणु भी एक समान होते हैं। अब CO2 को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इसके निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के समान द्रव्यमान ही सम्मिलित होंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां अथवा सीमाएं, ठीक है, कौन कौन सी सीमाएं हैं या कौन कौन सी कमियां हैं, इनके जो सिद्धांत इन्होंने डाल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निम्नलिखित हैं जो कि हम पॉइंटों में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है कि परमाणु विभाज्य पाया गया, यह अनेक अपरमाणुक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट है समान तत्व के परमाणुओं के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं।
ठीक है, अर्थात जो उनके वजन हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे समस्थानिक तत्व। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के समान द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे समभारी तत्व। चौथा है भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव सरल पूर्ण या सरलतापूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसी यौगिक का अणु नहीं बनाते। इसका उदाहरण जैसे सुक्रोज अथवा शक्कर, ठीक है, शक्कर जो हम लोग खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12, ठीक है, कार्बन C रहता है जिसका प्रतीक, कार्बन के 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इसके परमाणुओं का औसत सापेक्ष द्रव्यमान होता है, क्योंकि उसकी तुलना कार्बन के 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर की जाती है। अब इसके जो फार्मूला हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेने हैं। जैसा पहला है, क्योंकि जब हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो कराएंगे तो वो यहाँ पर काम आएंगे ये सभी। तो तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु, ठीक है, तत्व का एक परमाणु बटे हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान। इसी तरीके से दूसरा है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपान कार्बन के 12 परमाणुओं के 12वें भाग का द्रव्यमान। इसके बाद यहाँ पर है परमाणु का अस्तित्व। जो चीज़ हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि इसका अस्तित्व क्या है। तो यह है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, ठीक है, जैसे अपवाद स्वरूप। ठीक है, ये बात सही है कि जो अधिकांश तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी नहीं रह पाते। अपवाद स्वरूप अक्रिय गैसों के तत्व को छोड़कर, ठीक है, अक्रिय गैसों के तत्वों को छोड़कर बाकी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। ठीक है, ये सामान्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला है अणु, दूसरा है आयन। अब हम अणु और आयन को पढ़ेंगे। अणु या आयन अधिकांश संख्या में पुंजित होकर द्रव बनाते हैं। ठीक है, ये पुंजित अर्थात इकट्ठे होकर अणु और आयन द्रव बनाते हैं। अब सबसे पहले हम अणु देखेंगे। अणु क्या है? द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें द्रव के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। अब हम अणुओं में देखेंगे कौन कौन से अणु होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तो सबसे पहले हम तत्वों के अणु देखेंगे। तो तत्वों के अणु में हम देखेंगे कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा मिलकर बने होते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है इत्यादि। इसके आर्गन और हीलियम उदाहरण हैं। इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। ये एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे हम देखेंगे कि कुछ तत्वों की परमाणुकता, ठीक है, कि उनकी परमाणुकता कैसी है, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा कि बताओ आर्गन की परमाणुकता कैसी है। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बताना है कि ये एक परमाणुक है, द्विपरमाणुक है या 3 परमाणुक है, किस प्रकार का है। आपको यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए रहेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि कुछ तत्वों की परमाणुकता हम आपको यहाँ पर याद कराएंगे। जैसे हैं तत्वों के प्रकार, तत्व किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि नाम और परमाणुकता। तो अधातुओं के देखेंगे, ये सभी अधातुएं हैं, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या हैं? ये अधातुएं हैं। इनके हम देखेंगे। जैसे आर्गन है, आर्गन एक परमाणुक है, ठीक है, इसकी परमाणुकता 1 है। हीलियम एक परमाणुक है,
ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है और क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है और सल्फर बहुपरमाणुक है। ठीक है, जो सल्फर है उसमें कई परमाणु होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे धातुएं। तो धातुएं जैसे कि हैं यहाँ पर धातुएं हैं जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें हम देखेंगे। तो जो सोडियम है वो एक परमाणुक है, आयरन यहाँ पर एक परमाणुक है, एल्यूमिनियम यहाँ पर एक परमाणुक है और कॉपर यहाँ पर एक परमाणुक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु, जैसे यौगिक का अणु भिन्न भिन्न तत्वों से परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है, जैसे CO, CO2, H2O, NH3 इत्यादि। ठीक है, स्पीड ठीक तो है। अगर स्पीड ज़्यादा आपको लग रही है या कम लग रही है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, उस तरीके से फिर हम समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके, अच्छा कंटेंट दिया जा सके। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कुछ यौगिक आयनों के संयोग से बदलते हैं, इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ यौगिकों के अणु। तो यहाँ पर यौगिक हैं, संयुक्त तत्व हैं और वहाँ पर उनका द्रव्यमान अनुपात है। अब यहाँ पर समझिए कि ये यौगिक है, जैसे जल है। जल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो जल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितने कितने अनुपात में मिलकर बना होता है, कितना कितना हम मिलाएं तब जल बनेगा। तो 1:8 जब हम मिलाएंगे, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन के 8 अणु जब हम मिलाएंगे तो वहाँ पर जल बनेगा। तो वही है कि एक जो है अणु हाइड्रोजन का, 8 अणु वो है जो है ऑक्सीजन के, जब हम मिलाएंगे तो जल बनेगा। तो जल का जो संयुक्त तत्व हैं वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि 1:8 में मिले होते हैं। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 14:3 में मिलाना रहता है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु, नाइट्रोजन के 14। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, जिसे 3:8 में मिलाना पड़ता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनाते हैं, जो कि यहाँ पर 3:4 में वहाँ पर मिलाते हैं। 3:4 में अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और 3:8 में अगर मिलाते हैं, ठीक है, 4 अणु ऑक्सीजन के और ज़्यादा करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक और उनके संघटक तत्व और द्रव्यमान। तो यहाँ पर भी यही है कि कौन से आयनिक तत्व को कौन कौन से तत्वों से बनाया जाता है और उनका द्रव्यमान कितना रहता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए कैल्शियम एवं ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कैल्शियम और ऑक्सीजन को 5:2 में मिलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 तत्व और कैल्शियम के 5 तत्व जब हम मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम सल्फाइड बनाने के लिए मैग्नीशियम व सल्फर को हम 3:4 में मिलाएंगे। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम व क्लोरीन को हम 23.35 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे आयन। ठीक है, आयन देखेंगे कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर स्वतंत्र आवेश विद्यमान होता है आयन कहलाता है। जैसे Cl, NH4 जो धनायन है, SO4 जो 2 ऋणायन है, Al जो कि 3 धनायन है। ठीक है, 3 हैं वो धनायन हैं। आदि ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। अब इन्हें हम पढ़ेंगे, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन क्या होते हैं। तो यहाँ पर धनावेशित आयन है जैसा कि ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनावेश होता है, धनावेशित आयन कहलाते हैं। जैसे Mg पर
दो धनावेश रहते हैं, कॉपर पे 2 धनावेश रहते हैं, तो इस प्रकार से ये धनावेशित रहते हैं। धनायन आयन इन्हें कहते हैं, धनावेशित आयन कहते हैं। ऋणावेशित आयन, ठीक है, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणावेश होता है ऋणावेशित आयन कहलाते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, NaCl होता है तो Na+ होता है, Cl- होता है, ठीक है, SO4 पर 2-, ठीक है, CO पर 2-, तो इस प्रकार से ये ऋणावेशित आयन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना, तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग है सूत्र इकाई द्रव्यमान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसमें क्या है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यहाँ पर सूत्र इकाई का उपयोग किया जाता है जिसके संगठन आयन होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जो संख्यात्मक रूप से इनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है उस पदार्थ का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। जैसे कि इसमें से परमाणु द्रव्यमान इकाई U, ठीक है, को ग्राम G में प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है, 16 ये द्रव्यमान है, ठीक है, U। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का जैसे 16 है तो वहाँ पर ऑक्सीजन को ग्राम में बदल देंगे, 16 G कर देंगे, ठीक है। ग्राम कैसे लिखते हैं, G लिखते हैं, तो यहाँ पर U की जगह पर यहाँ पर जो है G बना देंगे, Q की जगह पर यहाँ पर तो ये U की जगह पर यहाँ पर G बना देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर है ग्राम आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम आणविक यहाँ पर द्रव्यमान पढ़ेंगे। किसी पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जो संख्यात्मक रूप में इसके अणु द्रव्यमान के बराबर होती है उस पदार्थ का ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण में जैसे कि O2 ऑक्सीजन के 2 अणु का आणविक द्रव्यमान 32, ठीक है, 32 द्रव्यमान है, 32 U है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु ग्राम आणविक द्रव्यमान को 32 G कर देंगे, यहाँ पर भी बस द्रव्यमान की जगह ग्राम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्राम आणविक आयतन, तो यहाँ पर इसे देखेंगे तो यह है ग्राम आणविक आयतन क्या है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान का गैसीय अवस्था में आयतन ग्राम आणविक आयतन कहलाता है। सामान्य ताप व दाब पर 273 केल्विन व 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 आणविक द्रव्यमान का गैसीय अवस्था में ग्राम आणविक आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। अतः सामान्य ताप पर दाब व 22,400 मिली हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का ग्राम अणु द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम है। 1 मिली हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2/22,400 ग्राम, ठीक है। जब 22,400 से 2 में ग्राम में 2 से, जैसे कि यहाँ पर 1 मिली हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2/22,400 है। अब 22,400 से भाग 2 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.40000009 ग्राम होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या अर्थात कार्बन
12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। यह संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या, जिसे इस तरीके से Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोल अवधारणा की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के परमाणु तथा अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इसका सत्यापन इस तथ्य से हो सकता है कि कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसका अर्थ है कि इन परमाणुओं को अलग अलग गिनना संभव नहीं है, अतः इन्हें समग्र रूप में एक मोल कहना अत्यंत सरल है। अब यहाँ पर मोल का महत्व देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा बचा है। तो मोल का महत्व, मोल निम्नलिखित जानकारी में निहित रहता है, अर्थात इस प्रकार से हम इनका महत्व समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो पॉइंट हैं जिनसे हम मोल का महत्व समझेंगे? तो पहला है कि पदार्थ के कणों की संख्या में, दूसरा है पदार्थ के द्रव्यमान के पदों में, और तीसरा है गैस के आयतन के पदों में। तो सबसे पहले तो इसका एक ही है, यहाँ पर मोलों तथा कणों की संख्या में संबंध। यहाँ पर देखेंगे कि किसी पदार्थ की मात्रा अर्थात पदार्थ के मोलों की संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या, जिसे स्मॉल जो है कैपिटल N में लिखते हैं। निम्नलिखित संबंध है, जैसे कि पदार्थ के मोलों की संख्या पदार्थ के कणों की संख्या अपान आवोगाद्रो संख्या, या इसे लिख सकते हैं कि n बराबर n अपान NO, या इस प्रकार से लिख सकते हैं n बराबर n अपान NO, या फिर इसे अथवा या लिख सकते हैं n बराबर n अपान, और ये आवोगाद्रो संख्या सीधे यहाँ पर लिख देंगे 6.022 गुणे 10⁻23, जहाँ NO क्या है? NO है आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻23। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि मोलों की संख्या सोलर द्रव्यमान तथा द्रव्यमान में संबंध, मोलर द्रव्यमान तथा द्रव्यमान में संबंध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या n और द्रव्यमान m में निम्नलिखित संबंध होता है। पदार्थ के मोलों की संख्या n होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान m, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान m, ठीक है। ये ऊपर स्मॉल m रहेगा, नीचे कैपिटल M रहेगा ग्राम में, और यह ग्राम मोल जो है में रहेगा। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल M, अथवा यहाँ पर n बराबर स्मॉल m अपान m बराबर n अपान आवोगाद्रो संख्या NO। इस प्रकार से आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये आपका लास्ट है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जहाँ n मोलों की संख्या, स्मॉल n पदार्थ का द्रव्यमान और m मोलर द्रव्यमान, n कणों की संख्या तथा NO आवोगाद्रो संख्या। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म किया गया है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है 15 वीडियो की, 15 चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां पर जाके पूरे 15 वीडियो को देखकर आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं और पूरा सिलेबस कक्षा 9 के साइंस का, कक्षा 9 की विज्ञान का कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो हम इस चैनल पे आपको करवाते रहेंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन होने वाली है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के बताइए, और आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो आप कमेंट में लिख के बताइए। उसकी क्लासेस यहाँ पर शुरू की जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।